बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज 6 लेक्चर है, चैप्टर 18। अच्छा जी, दूसरा है इसमें वो पॉइंट हम पढ़ रहे थे, मेडिकल ट्रीटमेंट। रेडियो आइसोटोप आर यूज इन न्यूक्लियर मेडिसिन फॉर क्योरिंग वेरियस डिजीज। रेडियो आइसोटोप हम इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन में मुख्तलिफ बीमारियों से इलाज के लिए, यानी मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, रेडियो कोबाल्ट 60 इज़ यूज फॉर क्योरिंग कैंसरस ट्यूमर एंड सेल। कोबाल्ट 60 जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कैंसरस ट्यूमर जो होते हैं उसको और सेल्स को कैंसर ट्यूमर से सेहतमंद होने के लिए। क्योरिंग कैंसरस ट्यूमर, ट्यूमर वो मैंने बताया था रसोली वगैरह होती है, जैसे वो कहीं से भी कोई मैस एक्टिवेट हो जाता है जिस्म का, वो बढ़ना शुरू कर देता है, तो उसको हम कैंसरस ट्यूमर कहते हैं। द रेडिएशन किल द सेल ऑफ मिलिग्नेंट ट्यूमर। मिलिग्नेंट भी रसोली को ही कहते हैं, यानी एक बड़ा हुआ जो चीज़ होती है। इन द पेशेंट मिलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है, इन द पेशेंट, ठीक है। अब ये इसमें आप ये देखें, बहुत सारी अल्लाह माफ़ करे बीमारी हैं। एक तो वो होती है, कोई हमारे एक जाने वाले थे उसको था पखाने वाली जगह पे ना कैंसर हो गया, और वो ब्लॉक हो गई जगह, यानी वहाँ पे जो है वो मैस बढ़ के उसने ब्लॉक कर दिए। ये बहुत लोगों में ये बीमारी, ये जो जनरली सिगरेट वगैरह पीते हैं ना, या तम्बाकू से जिनका ताल्लुक है, तो वो उनमें ये बीमारी देखी गई है। तो वो भी, उसमें भी कोबाल्ट 60 या कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो उसको लगाते रहे, जिससे वो काफ़ी बेहतर हो गया और ठीक हो गया। तो अब ये कोबाल्ट 60 हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि ट्यूमर, कैंसरस ट्यूमर और सेल्स को किल करने के लिए, ठीक है, क्लियर। इसके बाद है, हम कोई मालूम करना चाहते हैं कि कोई फ़र्ज़ करें लाश है या कोई पड़ा हुआ है कुछ चीज़ बहुत पुरानी है, जैसे वो फ़िरौन की ममीज़ हैं, आपने वीडियो शायद देखी होंगी, बहुत सारी है, एक नहीं है। वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने म्यूज़ियम बनाया है, मैंने नेट पे ही देखा था। वो कोई मेरे ख्याल कई सौ में थी, तो वो कोई पूरा कब्रिस्तान ही था, तो वहाँ से उन्होंने निकाल के तो क्या किया हुआ है, वो एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है वहाँ ये मिस्र में। तो वो तो पैसे कमाते हैं। तो वो अगर आप उसकी मालूम करना चाहते हैं कितनी पुरानी इसकी उम्र कितनी है, तो वो फिर हम कार्बन डेटिंग से मालूम करेंगे। अभी मैं बताता हूँ कैसे ये। रेडियोएक्टिव कार्बन 40 इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन एटमॉस्फेयर। हवा में कहता है ये कार्बन 40 जो है वो मौजूद है, बहुत कम मिकदार में। लिविंग प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड। अब पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड देयर फॉर बिकम स्लाइटली रेडियोएक्टिव। और ये कार्बन 40 जो रेडियो एक्टिव है ये भी उनमें चला जाता है बहुत कम मिकदार में। अब वो पौधे हम खाते हैं या जानवर बाज पौधे इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनमें चला जाता है, ठीक है। और जब ये हाँ, पौधे जानवर मर जाते हैं, तो उसमें उसकी एकैमुलेशन ख़त्म हो जाती है। एकैमुलेट का मतलब है ये कि बढ़ना कम हो जाता है, यानी जो तो ऊपर जानवर है या हम हैं, इनमें कार्बन 40 जो है वो बढ़ता जाएगा, मिकदार उसकी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, स्टेबल नहीं रहेगी। लेकिन जानवरों के इस दुनिया से जाने के बाद वो उनका, क्योंकि वो कुछ पौधे इस्तेमाल नहीं करेंगे जानवर, यानी खाएंगे नहीं, तो वो क्या होगा कि कार्बन 40 की मिकदार फिक्स हो जाएगी, और उससे वो रेडिएशन जो खारिज होती है उससे फिर हम इनकी जो है वो उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तकरीबन कितनी 100 साल या कितने हज़ार साल पहले ये इस दुनिया में मौजूद था, ठीक है। ये देखें, कॉस्मिक रेज passes through atmosphere produce
फास्ट न्यूट्रॉन। अब ये कॉस्मिक रेज जब हवा में गुजरती हैं तो फास्ट न्यूट्रॉन पैदा करती हैं, और ये न्यूट्रॉन जब टकराते हैं नाइट्रोजन एटम से, ये और से देखें ज़रा, इससे टकराते हैं नाइट्रोजन एटम से तो हाइड्रोजन बनती है और कार्बन 40 बनता है। ठीक है, क्या बनता है? हाइड्रोजन और कार्बन 40। क्लियर? जब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन नाइट्रोजन एटम से हवा में टकराते हैं, ये कॉस्मिक रेज से आते हैं जो ऊपर सन से आ रही हैं, तो ये उसको चेंज कर देते हैं हाइड्रोजन में और कार्बन 40 में। ठीक है, अब वो कार्बन 40 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है कि पौधों के अंदर जाती है, वहाँ से ये ट्रांसफ़र होती है जानदारों में। कहाँ ट्रांसफ़र होती है? जानदार, क्योंकि वो सब्जियाँ वगैरह या पौधे खाते हैं, हमें हमें भी ये ट्रांसफ़र हो सकती है, हम भी सब्ज़ी वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कार्बन 40 मिक्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन 40 जो है ये ज़ाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाएगी ना, पौधे लेंगे तो वो रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी जो पौधों में ट्रेसिस में जाएगी। ट्रेसिस का मतलब बहुत कम मिकदार में, कि वो रेडिएशन इतनी नहीं है कि हमें नुकसान पहुंचाए। ठीक है, बात समझ आई? क्लियर? देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, वो कह रहे हैं न्यूट्रॉन आगे टकराएगा कॉस्मिक रेज पासिंग थ्रू एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस फास्ट न्यूट्रॉन्स, ये फास्ट न्यूट्रॉन पैदा करेगा। ठीक है, कॉस्मिक रेज जो वो हवा में या एटमॉस्फेयर में आएगी तो न्यूट्रॉन पैदा होंगे। तो न्यूट्रॉन, नाइट्रोजन ज़ाहिर है मौजूद है हवा में, तो उससे टकराएगा तो हाइड्रोजन और कार्बन पैदा होंगे। अब ये कार्बन मिक्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनेगा? रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। यानी वो आम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, रेडियो एक्टिव होगी, ट्रेसिस भी होगी, यानी बहुत कम मिकदार में होगी। वो इतनी कम है कि हमें या पौधों को नुकसान नहीं होता। तो फिर ये पौधों में जाएगी। वेजिटेशन अब्जॉर्ब रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब ये वेजिटेशन जो है ये अब्जॉर्ब कर लेगी रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल फीडिंग ऑन वेजिटेशन अब्जॉर्ब कार्बन 40। अब जाहिर है ये जानवरों में चली जाएगी। ठीक है, और जानवर जब मर जाएगा, व्हेन एनिमल एंड प्लांट्स डाई कार्बन 40 डिसइंटीग्रेट एट ए नोन रेट, ये किसी खास रेट से डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा, यानी इसमें से शुआएं निकलने लग जाएंगी। ये सलीम साहब कोई थे, मैंने अभी ब्लॉग नहीं किया हुआ था। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या होगा? रेडियो कार्बन डेटिंग इज पॉसिबल बिकॉज प्लांट एंड एनिमल अब्जॉर्ब रेडिएशन कार्बन 40 थ्रू देयर इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे। अब इनमें देखें, जैसे ये पौधे जितने खाएंगे स्टेबल नहीं है, मिकदार बढ़ती जाएगी, लेकिन जब वो पौधे ज़मीन में चले गए, इस दुनिया चले गए, तो वो स्टेबल हो जाएंगे, रेडिएशन मजीद अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, बात समझ आई? ये जेहन में रखिएगा, आगे आ रहा है पॉइंट। क्लियर हो गया ये चार्ट? किसी को कोई बात इसमें पूछनी है तो पूछ सकते हैं जी। अच्छा जी, ये उसने बताया हाफ लाइफ के बारे में, इसको बाद में देखते हैं पहले। व्हेन ट्री डाई द रेडियो एक्टिव 40 कार्बन 40 प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट स्टार्ट डिकेइंग। अब ये डिके होना शुरू हो जाएगा, यानी किसी और में चेंज होना शुरू हो जाएगा। सेंस द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन इज 5730 ईयर्स, 5730 साल है हाफ लाइफ कार्बन 40 की। यानी ये आधा कार्बन 40 जो है 5730 साल में किसी और में चेंज होगा। ठीक है, the age of dead tree can be calculated by comparing the activity of carbon 40 in live and dead tree। अब जो जिंदा पौधे हैं या उनको, जो पौधे खत्म हो गए हैं या दरख्त पड़े हुए हैं जो यानी कटे हुए पड़े हैं, कितने पुराने हैं कोई पता नहीं है, उनकी दोनों को एक्टिविटी को दोनों को कंपेयर करेंगे। Activity of the live tree remains almost constant as the carbon 40 is being
रिपल्शन, रिपल्शन का मतलब ये है कि बढ़ते जाना। वाइल द कार्बन 40 इन द डेड ट्री इज नो मोर रिपल्शन, लेकिन जो दरख्त ख़त्म हो गए हैं यानी कि कट गए हैं या मर गए हैं, चलो उनमें कार्बन 40 की मिकदार बढ़ेगी नहीं। देयरफॉर बाय मेजरिंग द एक्टिविटी इन इंसेंट रेलिक साइंटिस्ट कैन एस्टिमेट इट्स एज। और इसी तरह से ये साइंटिस्ट जो है वो क्या है, इनकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। Other radioactive isotopes are also used to estimate the age of geological specimen। कोई पुराने स्पेसिमन पड़े, जैसे भी मैंने बताया था कि बहुत सारी मम्मीज हैं फिरौनों की, वो एक का नाम, वो सबका नाम ही फिरौन है, जैसे भी बादशाह कहते थे ना पहले, या वजीर आजम कहते हैं, तो वो सबका नाम ही फिरौन होता था जो भी वहाँ बादशाह बनता था। अच्छा जी, for example, other radioisotopes are used to estimate the age of geological specimen। For example, some rocks contain unstable potassium isotope। अब इसमें K40 जो है पोटाशियम आइसोटोप है। दिस डिके टू द स्टेबल ऑर्गन न्यूक्लियोइड AR40 with half life of 2.4 into 10 power 8 years। इसकी हाफ लाइफ कितनी है? तो बहुत ज़्यादा है। 2.4 इन 10 पावर 8 ईयर्स हाफ लाइफ है ऑर्गन 40 की, स्टेबल जो है। आर्गन 40 जो रेडियो एक्टिव होगा वो बाद में स्टेबल होता है। द रॉक एज ऑफ रॉक सैंपल कैन बी एस्टिमेटेड बाय कंपेयरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ K40 एंड AR40। बस वो मेथड तो नहीं बताया यहाँ पे, बस ये कह दिया कि कंपेयर करने से, मेथड नहीं यहाँ पे बताया था कि किस तरीके से हम वो एज जो है वो कंपेयर करेंगे, आगे बड़ी क्लासों में मौजूद होगा ये। ठीक है। अच्छा जी, इससे पहले ये था हाफ लाइफ ऑफ सिलेक्टेड आइसोटोप्स। अब हमारे पास कुछ रेडियो आइसोटोप्स हैं, उनको हम देखते हैं। हाइड्रोजन, ये इसको मैंने पहले कहा था कि वो 82 से ऊपर जितने आइसोटोप हैं वो नेचुरल रेडियो एक्टिव है, लेकिन जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम है वो आर्टिफिशियली हम उसको बना सकते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कि इसकी आइसोटोप है, ये रेडियो एक्टिव है ये। ठीक है, तो ये 12.3 12.3 ईयर्स जो है इसकी एज है, और ये बीटा रेडिएशन खारिज करता है। ठीक है। कार्बन 40 ये 5730 ईयर्स है, ये बीटा रेडिएशन खारिज करता है। कोबोल्ट, क्या है ये? कोबोल्ट, ये भी कोबोल्ट 6 है, ये कोबोल्ट 40 है, ये भी जो है 30 ईयर इसकी हाफ लाइफ है। कितनी है? 30 साल। बीटा और गैमा रेडिएशन खारिज करता है। ये लेओडीन नहीं है, ये आयोडीन है। ये बुक से मैंने देखा था, वो मैंने पढ़ा नहीं, मैंने कहा कि ये ठीक होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट लेओडीन नहीं है, आपने भी इतना तो जानते हैं, मुझसे ज़्यादा बड़े साइंसदान हैं। तो ये क्या है? आयोडीन। क्या है ये? आयोडीन है। ठीक है, तो ये I131। ठीक है, तो इसकी जो हाफ लाइफ है 8.07 डेज है, बीटा और गैमा रेडिएशन खारिज करता है। ठीक है। लेड, लेड तो आपको पता है, मैंने बताया था, शीशे को कहते हैं। तो बहुत भारी होता है, लोहे की तरह होता है, मगर लोहे से भारी होता है, होता नरम है। आप थोड़ा सा ऊपर उसके ज़रा मारे ना तो वो बेंड कर जाएगा किसी चीज़ से। तो ये कितना है? 214 पीबी लेड को कहते हैं। क्या है? पीबी लेड को कहते हैं। तो ये 10.6 आवर इसकी हाफ लाइफ है। कितनी है? 10.6 आवर। ठीक है, तो ये बीटा रेडिएशन खारिज करता है, यानी 10.6 घंटे के बाद
ये किसी और एलिमेंट में तब्दील हो जाएगा। हाफ लाइफ का ये मतलब है, रेडिएशन वो खारिज करेगा, किसी और एलिमेंट में तब्दील हो जाएगा। अच्छा जी, प्लूनियम। तो ये प्लूनियम है PO 194। ठीक है, क्या है PO 194। ये दूसरे में जाता जा रहा है, और वो प्रिंटिंग मिस्टेक है जहाँ से मैंने वो लिया है। ठीक है। अच्छा जी, तो ये 0.7 सेकेंड इसकी हाफ लाइफ है, बहुत कम है। ठीक है, दूसरा प्लूनियम है P210। क्या है P210? तो मैं लाइन इधर लगा दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसकी हाफ लाइफ 138 डेज है। कितनी है? 138 डेज। अल्फा और गैमा रेडिएशन ये खारिज करता है, बीटा नहीं खारिज करता। वो एक्सपेरिमेंट से पता चल जाता है ना हमें। अच्छा जी, इसके बाद है यूरेनियम U238। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये यूरेनियम है, ये वाला। ये इसी उसमें आना था, वो प्रिंटिंग की वजह से मैं बुक से प्रिंट ली है जो मेरे पास थी। तो ये है जी 7.1 × 10⁸ ईयर्स। तो ये देख लें कितने हजार साल बन जाती है। ये करोड़ के करीब पहुंच जाता है। तो इसकी हाफ लाइफ ये हमारे पास है 7.1 × 10⁸ ये अल्फा और गैमा रेडिएशन खारिज करती है। क्या करती है? अल्फा और गैमा रेडिएशन खारिज करती है। इसके बाद है यूरेनियम दूसरा U238। ठीक है, देखें, एक U235 है, एक U238 है। तो ये U238 जो है ये हम ज़्यादातर जो हमारे पास सैंपल हम यूरेनियम का ज़मीन से निकालते हैं, तो उसमें ज़्यादा मकदार U238 की होती है, लेकिन एटम बम बनाने में वो U235 इस्तेमाल होता है। कौन सा? U235। फिर इसको चेंज कर लेते हैं कोई एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। ठीक है, तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो ये इधर ही आएंगे, ये मैं निशान इसी लगा रहा हूँ आपको याद रहे। तो ये 4.51 × 10⁻9 ईयर्स है। कितनी है? 4.51 × 10⁻9 ईयर्स। तो ये अल्फ़ा गैमा रेडिएशन खारिज करती है। कौन सी रेडिएशन? अल्फ़ा और गैमा रेडिएशन खारिज करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद है प्लूटोनियम। वो ये भी ऊपर चला गया ये। तो ये PU 36। कौन सा? ये PU 36 प्लूटोनियम। तो इसकी हाफ लाइफ 2.85 ईयर्स है। क्या है इसकी हाफ लाइफ? 2.85 ईयर्स। क्लियर। और ये अल्फा रेडिएशन ये भी खारिज करता है। इसके बाद है प्लूटोनियम। अच्छा जी, ये है PU 242। ठीक है, तो इसको मैं दायरा लगा देता हूँ अगर आपको जेन में रहे। तो इसकी हाफ लाइफ है 3.79 × 10⁻5 ईयर्स। ठीक है, तो ये हम पाकिस्तान में इसको इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, ये एटॉमिक ईंधन के तौर पर, या एटॉमिक रिएक्टर में, या एटम बम में। तो यूरेनियम जो U235 है, डॉक्टर कदीर का जो कारनामा वो यही था कि वो U238 को चेंज कर लिया प्लूटोनियम में, और प्लूटोनियम भी वही काम करेगा जो U235 काम कर रहा है, यानी एटम बम में इस्तेमाल हो रहा है। सेम ये वाला, ये और ये।
ठीक है, क्योंकि देखे ना इसकी तो हाफ लाइफ ही बहुत ज़्यादा है। ये ऊपर वाला नहीं इस्तेमाल हो सकता, क्योंकि वो 2.85 ईयर्स के बाद ये किसी और में चेंज हो जाएगा, हमारे काम का नहीं रहेगा अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हाफ लाइफ तो बहुत कम है। तो इसकी पता नहीं कितने करोड़ साल हाफ लाइफ है। तो फिर हम इसको जो U235 है इसको चेंज कर लेते हैं। डॉक्टर कदीर का यही कारनामा था सबसे बड़ा, तो U235 U242 में चेंज करके फिर हम इसको यूज़ करते हैं। अल्फ़ा और गैमा रेडिएशन जो है वो खारिज है, क्या होगी, अल्फ़ा और गैमा रेडिएशन खारिज है। क्लियर बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी। कोई बात आपने पूछनी है तो पूछ लें। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। जी, कुछ पूछना है आपने? नहीं, चलो ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।